हेलो बच्चों, मैं एम पिछले टर्न पर हम लोगों ने प्रश्नावली 1B लगाई थी। आज हम लोग उसी क्रम में प्रश्नावली 1C लगाएंगे। चैप्टर का अपना नाम है समुच्चय। इसको लगाने से पहले कुछ हम समझते हैं। सबसे पहले आता है उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय क्या है। जैसे मान लो हमने बताया था, ये समुच्चय है ए में बहुत सारी संख्याएं होती हैं। मान लिया A, B, C और D, E मान लिया, ठीक है। जरूरी नहीं है A अगर इतना बड़ा समुच्चय इसमें 5 सारी संख्या हैं तो छोटे छोटे समुच्चय भी हो सकते हैं। जैसे B मान लिया, इसमें क्या समुच्चय होगा। मान लिया कि इसमें 2 संख्या हैं, A और B है। एक C मान लिया, इसमें A, B है, C है, D है और E भी है। एक आध और समुच्चय ऐसा हो सकता है जो बराबर भी हो जाता है। मान लिया कि D एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सेम की सेम संख्याएं हैं। पिछले अभ्यास में हम लोग पढ़ चुके हैं, समान समुच्चय इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि D जो है या A जो है, A की सारी संख्याएं किसके अंदर है, D में है। तो इसको हम लोग बराबर भी कह सकते हैं या ऐसा भी कह सकते हैं कि A जो है उपसमुच्चय है काय का, D का। एक किसका उपसमुच्चय है, D का। जी यहाँ पे नीचे चिन्ह उपसमुच्चय का वैसे चिन्ह होता है, उसको इस रूप में लिखा जाता है। लेकिन इसमें क्या है, जो बराबर का चिन्ह हमें बताता है कि ये क्या है, इसमें पूरी की पूरी संख्याएं जो है बराबर है। जो A में संख्या है वही संख्या D में है, जिसके उपसमुच्चय हो। अब बात करते हैं उचित उपसमुच्चय। अगर सारी संख्याएं बराबर नहीं है और फिर वो उपसमुच्चय है तो ऐसे समुच्चय को हम लोग कहते हैं उचित उपसमुच्चय। जैसे मान लो B है, B की सारी संख्याएं किस में हैं, A में हैं, तो B जो है A का उचित उपसमुच्चय है। क्या है, B A का उचित उपसमुच्चय है, क्योंकि B की सारी संख्याएं A में हैं। फिर ऐसे C में देखते हैं, B, C, D, E। इसमें क्या है, C की भी सारी संख्याएं किस में हैं, A में हैं। तो C भी क्या है, A का उचित उपसमुच्चय। अगर कोई संख्या छूट जाती है, अगर संख्या बराबर होती है इसको बोलते हैं उपसमुच्चय, और अगर बराबर नहीं है, कोई संख्या कम है, इसको आ जाता है उचित उपसमुच्चय। ज़्यादा में कोई अंतर नहीं है, नॉर्मली सबको उपसमुच्चय ही बोला जाता है। क्या कहा जाता है, सबसेट। अब आते हैं उपसमुच्चयों की संख्या। अगर कोई समुच्चय दिया गया है उसमें कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, ये कहलाती है उपसमुच्चयों की संख्या। मान लिया एक समुच्चय है A, इसमें 3 संख्या हैं, 1, 2 और 3। इसमें हमें निकालना है कि कितने उपसमुच्चय इसके बन सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है संख्या बराबर 2 की पावर n, 2 की घातें n। n क्या है, इसमें कितने अवयव हैं वो n कहलाता है। इसमें कितने अवयव, 1, 2, 3। तो इसका मान हो जाएगा 2 की पावर 3, माने 2 का घन निकालेंगे तो 8 हो जाएंगे। मतलब A में अगर 3 संख्या है तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो हमें 8 उपसमुच्चय बना के देखने हैं कि 8 बनते हैं कि नहीं बनते हैं, कि नियम ऐसे ही बना दिया जाए। यहाँ पे देखते हैं इसके उपसमुच्चय निकालेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा। एक बात मान लो, पहला उपसमुच्चय तो फाई सब में रहना ही रहना है, ठीक, 1 हो गया। दूसरा क्या है, इन संख्याओं को एक ही करके लिख दिया। पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। अब 2-2 करके संख्याएं लिखी हमने, 1, 2, फिर आएगा 2, 3 और 3, 1। अब कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एक और रह गया, उसमें क्या होगा, सारी की सारी संख्या हो जाएंगी 1, 2, 3। ये क्या हो गया, इसके सारे उपसमुच्चय हो गए। लेकिन इसका सब इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कहलाएंगे इसके उचित उपसमुच्चय। समझ आ गया, क्योंकि इसमें सारी संख्याएं नहीं रहेंगी तो वो कहलाएगा उचित उपसमुच्चय। बाकी उपसमुच्चय तो सारे ही हैं, ठीक। अब हो गया अंतराल आल के उपसमुच्चय के रूप में। अब ये अंतराल समझने वाली चीज़ हो गई, एक नई चीज़ है। अभी तक हम कोई संख्याएं लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसको अंतराल में लिखा जाता है विवृत
क्या होगा देखो, अगर कोई दो संख्या, ध्यान समझना, ए है और बी है, इनके बीच में एक्स है, ठीक। ए और बी दो संख्याएं हैं, इनके बीच में क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स। अगर सीधा सीधा लिखा हो कि x का मान a और b के बीच में है, तो इनको जब समुच्चय की भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, इनको जब अंतराल के रूप में लिखा जाएगा तो हम छोटे कोष्ठक में लिखा जाएगा, यहाँ पे a, यहाँ पे b। समझ आ गया? ये कहलाता है विभ्रंत अंतराल, a और b के बीच में है। अगर ऐसा हो जाए a x b और दोनों कैसे हो जाएं, बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या होता है कि ना तो इसमें a रहेगा ना b रहेगा, बाकी जो संख्याएं बचेंगी वो x के मान होंगे। जब दोनों जगह बराबर लग जाता है, इसका मतलब क्या, a भी आएगा b भी आएगा और बीच वाली संख्या तो आएगी, तो इसको कह रहते हैं संभ्रंत अंतराल। इसको जब भी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बड़े कोष्ठक के अंतर्गत। समझ आ गया? इस वाले में क्या है, दोनों में केवल ए और बी के बीच की संख्या लिखनी है तो छोटे कोष्ठक में आ गया, इसमें दोनों बराबर लगा दिए तो बड़े कोष्ठक में। अब ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, ध्यान समझ ना, ए एक्स बी एक जगह बराबर लगा हो और एक जगह बराबर ना लगाओ, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, या तो यहाँ बराबर लगाओ या फिर यहाँ बराबर लगाओ हो। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो हम लोग करते क्या है, जहाँ बराबर नहीं लगा है वहाँ छोटा कोष्ठक लगेगा, समझ ध्यान से, और जहाँ बराबर लगा है वहाँ लगेगा बड़ा कोष्ठक, इस तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा ए बी और यहाँ भी हो जाएगा ए बी, ठीक है। जहाँ बराबर लगता है वहाँ लगता है हमेशा बड़ा कोष्ठक, और जहाँ बराबर नहीं होता है वहाँ लगता है हमेशा छोटा कोष्ठक। इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है। अब आ गया घात समुच्चय, पावर सेट। पावर सेट क्या होते हैं, अगर किसी समुच्चय के सारे उप समुच्चयों का एक समुच्चय बना दिया जाए, जैसे मान लो एक समुच्चय था ए, इसमें क्या था 1 2 3 थे, इसके हमने उप समुच्चय बनाए 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3, ये क्या होगा, इसके उप समुच्चय हो गए। इन उप समुच्चयों का भी एक क्या बना दिया जाए, समुच्चय बना दिया जाए, तो ऐसे समुच्चय को कहते हैं घात समुच्चय या पावर सेट। समझ आ गया? अब हम लोग प्रश्नावली लगा के देखेंगे 1 बच्चों देखेंगे इसी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय किसके उचित उपसमुच्चय हैं। उचित उपसमुच्चय हम आप लोगों को समझा चुके हैं, बस पहले क्वेश्चन में बताना है कि किस किस का उचित उपसमुच्चय है। शुरुआत करते हैं। ए बराबर दिया गया एक्स सब्जेक्ट एक्स एक वर्ग है, बी बराबर लिखा हुआ एक्स सब्जेक्ट एक चतुर्भुज है, सी बराबर लिखा हुआ एक्स सब्जेक्ट एक समचतुर्भुज है, और डी बराबर लिखा हुआ एक्स सब्जेक्ट एक्स एक आयत है। पहले इन चारों को समझते हैं कि चारों में क्या अंतर है। वर्ग, वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं कैसी समान हो और उनके बीच में 90 अंश का कोण हो, उसको वर्ग कहते हैं। चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, ना भुजाएं बराबर हो ना हो, जैसी चाहे हो। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं तो समान हो लेकिन कोण बराबर ना हो। इसमें क्या होता है, चारों कोण 90 अंश के होते हैं। इसमें जरूरत नहीं है चारों कोण 90 हैं कि नहीं है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। फिर है लास्ट में एक आयत है। आयत में क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और कोण कैसे होते हैं, 90 अंश के होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है। अब उचित उपसमुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसका पूरा का पूरा मैच करे लेकिन बराबर ना हो, ऐसे को हम लोग कहते हैं उचित उपसमुच्चय। ठीक है। अब देखो समझते हैं ए क्या है, वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, कोण 90 अंश का होता है। अब अगर वर्ग है, वर्ग में चार भुजाएं हुई कि नहीं हुई, अगर चार भुजाएं हैं तो क्या होगा, चतुर्भुज है तो
ए जो है वो उपसमुच्चय होगा किसका, बी का, और ए जो है बी के बराबर भी नहीं है, तो ये ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक, फिर सी में समझो, ए जो है सी का भी समचतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो इसका हो सकता है कोण भी का बराबर हो जाए। कोण तो थोड़ी इसमें कोण 90 अंश लिखा हो, 4 भुजाएं बराबर से मतलब है, तो 90 अंश वाला भी एक कोण हो सकता है। तो बी जो है वो सी का भी क्या हो सकता है, उचित उपसमुच्चय हो सकता है, और ए जो है वो सी के बराबर भी नहीं है। ऐसे ए जो है डी का भी हो सकता है, क्योंकि डी में का मतलब क्या होता है, आयत है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हो सकता है चारों भुजाएं ही बराबर हो जाएं, कोण तो 90 अंश का है। तो ए जो है बी सी डी तीनों का उचित उपसमुच्चय, इसको लिखेंगे ए, कौन लगाओ, बी ए समुच्चय कौन से, बी सी डी का उचित उपसमुच्चय है। ठीक है, और किसका कौन सा हो सकता है, सी है, देखो सी बी का हो सकता है, सी में समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तो पक्की बात है वो चतुर्भुज तो होगा। इसको हम शॉर्ट में लिखते जाते हैं, सी जो है वो किसका रहेगा, बी का हो जाएगा, क्योंकि सी बराबर नहीं है बी के। ऐसे ही डी आयत है, जे भी बी का हो जाएगा, देख देंगे डी जो है उपसमुच्चय है बी का, और डी जो है वो बराबर नहीं है बी के। जे हमारे उपसमुच्चय हो गए, सी बी का हो गया, डी भी बी का हो गया। जे हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें ट्रू या फॉल्स हमें बताना है। पहले में लिखा हुआ है ए बी उपसमुच्चय नहीं है, या कह सकते हैं उचित उपसमुच्चय नहीं है काय का, बी सी डी के। अब बताओ इसके जो अवयव हैं वो इसके अंदर लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं, ए भी लिखा हुआ है और बी भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये कह रहे हैं जो इसका उपसमुच्चय नहीं है, मतलब क्या हो गया, असत्य हो गई। ये बात हमारी कैसी हो गई, असत्य। अब देखते हैं बी वाले में क्या लिखा हुआ है, ए ई उपसमुच्चय है, एक्स जेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ए बी सी डी में स्वर होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। 5 में से 2 स्वर यहाँ लिखे हुए हैं, ए और ई। तो ये बात कैसी हो गई, सत्य हो गई। तो लिखते हैं हम लोग सत्य। अगला देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 3 5, यहाँ भी लिखा हुआ है 1 3 5। तो ये हमारा मान बताओ उचित उपसमुच्चय। इसमें क्या बताना है, इसमें चिन्ह लगा हुआ है उपसमुच्चय का, और जबकि है क्या जे, बताओ जी इसमें उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा। सी वाला नहीं होगा, क्योंकि यानी इसके नीचे बराबर का चिन्ह भी लगा होता तो इसका उपसमुच्चय होता। जो उचित उपसमुच्चय नहीं है, जो हमारा असत्य हो जाएगा। अगला देखो इसमें लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ ए बी सी डी, एक संख्या है, सारे के सारे अवयव इसमें हैं, तो ये हमारा हो गया सत्य। अगला देखो यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है, सेम लिखा हुआ है, यहाँ उपसमुच्चय का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ अवयव का चिन्ह लगा हुआ है। जब भी अवयव लिखा होना चाहिए था तो यहाँ इस संख्या को मझले कोष्ठक के अंदर नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जो हमारा इसके पहले और दूसरे सवाल हो गए, इसके और भी सवाल लगा के हम लोग देखते हैं। बच्चों में देखते हैं इसी प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है समुच्चय ABC के सभी उपसमुच्चय लिखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ABC और इसके क्या लिखना है, सभी उपसमुच्चय हमें लिखना है। तो क्या बताया था, अगर कोई कितनी संख्या है 1 2 3, मतलब इसमें उपसमुच्चय बनेंगे 2 की घात 3 मतलब 8। ठीक है, 8 में क्या होता है, सबसे पहला उपसमुच्चय होता है 5, फिर संख्या एक ही करके लिखते हैं, एक बार ए लिखा, एक बार वी लिखा, एक बार सी लिखा, फिर आएगा ए बी,
फिर आएगा VC, फिर आएगा CA और लास्ट बार तीनों संख्याएं ABC। कितनी हो गई जनो? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं वही हो गई जो इसके हो गए उपसमुच्चय। 11वां क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। बताया था हमने अंतराल रूप में, आर के रूप में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक में लगा हुआ है बराबर, एक में बराबर नहीं लगा हुआ है। जहाँ बराबर लगा होता है वहाँ लगाया जाता है बड़ा कोष्ठक, जहाँ बराबर नहीं लगा होता है वहाँ लगाया जाता है छोटा कोष्ठक। तो यहाँ पे लिख जाएगा 0 और यहाँ लिख जाएगा 7। हो गया अंतराल रूप। इस वाले में देखो, इसमें दोनों में बराबर लगा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों में हमें लगाना पड़ेगा कौन सा कोष्ठक? बड़ा कोष्ठक। इस तरीके से यहाँ लिख जाएगा 3, यहाँ लिख जाएगा 4। जी हमारा इसका आंसर हो गया। 12वां क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखे। सवाल में क्या दिया? समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे समुच्चय निर्माण क्या होता है? x such that x belongs to R और 6। अब देखो इसमें छोटा कोष्ठक मतलब इसमें बराबर नहीं लगा है, x, इसमें बड़ा कोष्ठक मतलब इसमें बराबर लगा होगा। बस जी हमारा आंसर हो गया इसका। ऐसे इसको लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा x such that x belongs to R। बड़ा कोष्ठक लगा है मतलब इसमें बराबर लगा होगा, और इसमें छोटा कोष्ठक लगा है मतलब बराबर नहीं लगा होगा। इतनी सी बात जमा लग गया। फिर आ गया 13वां क्वेश्चन, लिखा हुआ रिक्त समुच्चय निम्न समुच्चयों के घात समुच्चय के रूप में। घात समुच्चय क्या होता है? पहले हम इसके लिखेंगे, क्या लिखे थे? इसके उप समुच्चय लिखते हैं। उप समुच्चय क्या बनेंगे इसके? 5 1 2 और 1 2। कितने बनेंगे इसके? फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n में 2 की घात n 2 मतलब 4 इसके उपसमुच्चय बनने चाहिए। 4 हमारे होगा 1 2 3 4। इन सबको अगर हम लोग लिख दें एक बड़े माने मजले कोष्ठक के रूप में, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग कहते हैं पावर सेट या घात समुच्चय। समझ में आ गया? इसका एक आध सवाल हम और लगा के देखते हैं बच्चों। देखते हैं इसी प्रश्नावली का 15वां क्वेश्चन, लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों के लिए उपर्युक्त समष्टीय समुच्चय ज्ञात की। समझ इनको एक साथ कर दिया जाए तो एक ऐसा बड़ा सा समुच्चय बताइए जिससे एक बार में समझ आ जाए ये सारे समुच्चय कैसे बने हुए हैं। देखते हैं। पहले में लिखा हुआ है 3 4 5, फिर लिखा हुआ 1 3, फिर लिखा हुआ 1 3, फिर लिखा हुआ 1, फिर लिखा हुआ 1 2 3 4। इन सब का समष्टि समुच्चय जो बनेगा वो ऐसी संख्या बननी चाहिए जिनसे क्या हो जाए कि सारी की सारी संख्या उसमें समाहित हो। यहाँ पे आ जाएगा देखो 1 2 3 4 5। इसके अलावा देखो कोई एक्स्ट्रा संख्या है इसमें? नहीं है, तो इन सब का समष्टि समुच्चय हो जाएगा 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं। सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 0 1 3 5 7 9 माने विषम संख्याएं लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ 2 4 6 8 सम संख्याएं लिखी हुई हैं। तो इनका जो समष्टि समुच्चय बनेगा वो बन जाएगा 0 से लेके 1 2 3 4 5 डैश लिख दो। सारी पूर्ण संख्याएं जो होंगी वो इनका समष्टि समुच्चय कहलाएगा। अगले थर्ड वाले पार्ट में देखते हैं, लिखा हुआ है ए यू ई ए ओ आई ओ ई आई ओ। इसमें क्या है? हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर जो होते हैं ए ई आई ओ यू, इन सब के अंतर्गत ये सारे के सारे समुच्चय आ जाते हैं। तो इनका जो समष्टि समुच्चय होगा वो हो जाएगा ए ई आई ओ यू। ठीक। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ACD XYZ PQRS T11 माने अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर यहाँ वहाँ रखे हुए हैं। तो इसको सीधा एक लाइन में हम कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर न लिखना हो तो हम लिख सकते हैं ABC डबल लगा दो, जेड तक अपने आप हो जाएगा। जे हमारे इसके सवाल हो गए। आशा है जो प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। इसके जो सवाल छोड़ दिए गए हैं वो आप सबको घर पे लगाने हैं। उनमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।